Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sundus Makbul and you are watching my YouTube channel Study in Hook. Today we are going to discuss Plato's concept of an ideal state. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया था प्लेटो से रिलेटेड। प्लेटो जो है वो हमारे पास क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें हमारे पहले फिलोसफर हैं और हम ये देख रहे थे कि प्लेटो के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सीएसएस के प्रीवियस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया था। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का वो क्या है और एग्जामिनर ने जो है वो किस किस्म के क्वेश्चंस प्लेटो की आइडियल स्टेट के ऊपर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द प्लेटोज आइडियाज ऑन एन आइडियल स्टेट टू कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, अब जो है ना ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से दिया है, ठीक है। एक तो उसने प्लेटो की आइडियल स्टेट को जो है वो डिस्कस किया और साथ उसने ये देखा है कि मौजूदा दौर में या जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसके अंदर प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का, आया वो किसी तरीके से उसका ये आइडिया फिट आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ ये नहीं करना कि अक्सर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में ये गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि ऊपर से सिर्फ वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो क्या आया हुआ है पेपर के अंदर ना, बस वो मतलब उन्होंने एक आइडिया देखा जैसे प्लेटोज आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट है या प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, तो फिर वो क्या करते हैं सिर्फ उसी के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। आगे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं कि एक्चुअल जो है वो एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने कंप्लीट जो है वो ना डिटेल देखनी है और आपने देखना है कि असल में एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटो का जो आइडिया है ना आइडियल स्टेट का, उसको उसने सिर्फ टच किया है और साथ उसने उसकी रेलिवेंसी मांगी है किसके साथ, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, व्हाट आर द प्लेटोज व्यू ऑन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द आइडियल स्टेट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये उसका बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है, नेचर के ऊपर आपने फोकस करना है और फिर उसके बाद आपने उसके फंक्शन के ऊपर फोकस करना है कि आइडियल स्टेट के अंदर जो फंक्शंस होंगे वो क्या क्या होंगे। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्लेटोज रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर वो उसकी बुक का हवाला दे रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्लेटो की जो सबसे मशहूर किताब जो उसने लिखी है वो क्या है, द रिपब्लिक है। उस रिपब्लिक के अंदर भी फिर उसके कुछ मेन मेन आइडियाज हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैंने ना उन तीन चार आइडियाज को इकट्ठा कवर करने की कोशिश की है। जैसे प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जो एजुकेशन है उसको मैंने हाईलाइट किया और उसके साथ जो उसका फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना वो मेन फीचर हैं प्लेटो की रिपब्लिक के। आगे वो पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स आर वैलिड इवन टुडे। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन के साथ जो है वो दोबारा टैली कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें भी वो क्या कर रहा है कि उसकी मौजूदा दौर में उसकी रेलिवेंसी हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक थॉरोली जो है वो लेक्चर मैंने इसका प्रिपेयर किया हुआ है, आप उसको देखेंगे और उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरीके से जो है वो मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है और आंसर में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट है क्या असल में। प्लेटोस आइडियाज ऑन एन आइडियल स्टेट एज इलेबोरेटेड इन हिज वर्क द रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पर उसकी फिर दोबारा बुक का हवाला है कि इस बुक के अंदर जो है वो उसने इस आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट एंड influential in the contemporary political thought despite the vast difference between the ancient and the modern society। वो कहते हैं कि जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था ना आइडियल स्टेट का वो मौजूदा दौर में भी उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद है। हत्ता कि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पुराना है और सोसाइटी जो है वो क्या कर चुकी है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके इस कॉन्सेप्ट की कुछ कुछ बातें जो है वो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। Plato's emphasis on the knowledge, justice, and proper functioning of social roles continues to influence discussions on the governance, democracy, and social order। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, हमारी मॉडर्न स्टेट के ये कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम नॉलेज की बात करें, जस्टिस की बात करें और सोशल रोल्स की बात करें, ठीक है। और इसके साथ उसको रेलिवेंसी दे रहा है किसके साथ, गवर्नेंस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ और सोशल ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेटो ने आज से मतलब बहुत पहले जो सारी बातें की थी वो आज के मौजूदा दौर में भी हमारे मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसको हमने कम्प्लीटली जो है वो ब्रीफली मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इसको जो है ना वो सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। द नेचर ऑफ एन आइडियल स्टेट में सबसे जो मेन फाउंडेशन है वो उसकी क्या होगी, जस्टिस के ऊपर बेस करेगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जस्टिस के बगैर जो है वो क्या कर सकती है, कोई भी सोसाइटी वो प्रिवेल नहीं कर सकती है। जस्टिस जो है वो मेन फाउंडेशन है किसी भी स्टेट की। Plato defines justice as the class performing its appropriate role without interfering with the functions of the other classes। ठीक है,
हमने यूएसए के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको इसको रेलिवेंट करके बताया था कि उसमें हमने ये देखा था कि एक जो पिलर ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, दूसरे स्टेट के जो पिलर है उसके फंक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जस्टिस फॉर प्लेटो इज अ फॉर्म ऑफ द सोशल हार्मनी वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। और साथ हमने ये भी देखा था कि हर शख्स की जो एबिलिटी होगी और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो उसके इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करेगा, सोसाइटी को सर्व करेगा। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर मैंने आपको इसकी 3 क्लासेस के बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। असल में मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जो पुरानी चीज़ें जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन पे हम मजीद टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि आगे हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप को देखें, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि इस क्वेश्चन की भी डिमांड के मुताबिक आपने ये चीज़ें उसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं रूलर्स को, यानी फिलोसोफर किंग्स को। दीज आर वाइज एंड नॉलेजेबल लीडर्स हु गवर्न्स द स्टेट, यानी स्टेट को जो गवर्न करेगा, जो स्टेट का लीडर होगा वो कौन होगा, फिलोसोफर किंग होगा। सेकंड नंबर पे हमने बात की थी वॉरियर्स की या सोल्जर्स की, ठीक है। ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो स्टेट की हिफाजत करेंगे और जो डायरेक्शंस या जो ऑब्लिगेशंस रूलर ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं, ये बता दी हैं, या जो उसने लॉज बना दिए हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। थर्ड नंबर पे हमने ये देखा था कि प्रोड्यूसर्स की एक क्लास होगी जिसके अंदर मर्चेंट्स आएंगे, फार्मर्स आएंगे, इसके अलावा डॉक्टर्स आ जाएंगे, इसके अंदर वकला हजरात इसी के अंदर आ जाएंगे। बाकी मतलब यानी जितने भी लोग सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, यानी सर्विंग क्लास जो है वो सारी की सारी क्या होगी, प्रोड्यूसर्स की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसको जस्टिस के साथ रिलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं ये क्या करेंगे, अपना अपना रोल प्ले करेंगे। यानी रूलर का काम अलग है, सोल्जर्स का काम अलग है, प्रोड्यूसर्स का काम अलग है। ये तीनों अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो ने डिफाइन की थी। इसको मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो ब्रीफली लिखा है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लेटो किस तरीके से चाहते थे कि आइडियल स्टेट के अंदर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो किस तरीके से होना चाहिए था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सिर्फ जो है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बजाय थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आ जाता है, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में आपने ये चीजें मेंशन करनी है, ठीक है, कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या थी, और फिर इसको आपने रेलिवेंट करना है किसके साथ, क्लासेस के साथ। क्लासेस कौन सी, वो जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सोल्जर्स होंगे, फिलोसफर किंग होगा, प्रोड्यूसर्स की क्लास होगी। अब वो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर कुछ लोग प्रोड्यूसर बन जाएंगे, कुछ लोग जो है वो सोल्जर्स बन जाएंगे, और कुछ जो है वो जाकर क्या बन जाएंगे, फिलोसफर किंग बन जाएंगे या उसकी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहती हैं, रिलेट करती हैं। और आइडियल स्टेट के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, वहां पर जस्टिस भी एग्जिस्ट करेगा, वहां पर फिलोसफर किंग भी एग्जिस्ट करेगा, वहां पर सोल्जर्स भी होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होंगे, और इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर वो क्या करेंगे, सोसाइटी को सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेटो किस किस्म की एजुकेशन चाह रहे थे। वो कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड बर्थ टू एज 18, यानी वो कहता है कि बच्चा जब पैदा होगा वहां से लेकर 18 साल की उम्र तक वो किस किस्म की एजुकेशन हासिल करेगा। तो सबसे पहले वो फोकस करता है किसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर और जिमनास्टिक के ऊपर। Plato emphasized the importance of the music, including literature and poetry and gymnastic. Physical training in early education, music cultivates the soul, while gymnastic develop the body. The stages aim to balance physical and mental growth. अब यहाँ पर आप ये देखिए कि 18 साल तक की उम्र तक प्लेटो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को इंडल्ज करें किसके अंदर, पोइट्री के अंदर, और साथ वो ट्रेनिंग लें किस चीज़ की, जिमनास्टिक की। अब आगे वो इन दोनों चीज़ों की फिर आगे ब्रीफली वो ये बताता है कि म्यूजिक क्यों ज़रूरी है। वो कहता है कि ये चीज़ें क्योंकि साउल के साथ रिलेट करती हैं, और साउल ही जो है उसी की बिना पर इंसान जो है वो अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पोइट्री सीखेगा, वो लिटरेचर सीखेगा, तो उसकी साउल जो है वो क्या होगी, अच्छी होगी। और साथ हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि उसको जिमनास्टिक सीखनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी बॉडी जो है वो क्या हो, फिजिकली फिट हो। सेकंड नंबर पे वो बात करते हैं यूथ की। अब ये यूथ की एज जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है, 18 से स्टार्ट हो रही है, और ये कब तक जा रही है, 20 तक, यानी ये बिल्कुल मिनिमम सा पीरियड है। इसमें कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। एट दिस स्टेज द फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यूज विद एन एडेड फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द मिलिट्री सर्विसेज। दिस ट्रेनिंग एम्स टू बिल्ड डिसिप्लिन, करेज एंड फिजिकल पावर नेसेसरी फॉर द गार्डियन क्लास। अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो सेकंड नंबर पे अब यहाँ से जो है वो क्लास डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो लोग जो कि इस ट्रेनिंग में से कामयाब होंगे, जो फिजिकल और मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे और इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सोल्जर्स क्लास का हिस्सा बन जाएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की उसने एज जो है वो क्या रखी है, 20 to 30 ईयर्स रखी है। हायर एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन हासिल की जाएगी, इसमें प्लेटो कहते हैं कि मैथमेटिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। यंग adults are introduced to subjects like arithmetic, geometry, astronomy and harmonics. These subjects train to the mind think abstractly and logically, laying on the ground for the higher philosophical study. अब वो कहते हैं कि जो फिलोसफी की स्टडी है ना, उसको करने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका माइंड जो है वो क्या करे, मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स को और रीजंस को समझना शुरू कर दे। क्योंकि जब इंसान जो है वो फोकस करता है किसी भी चीज़ की लॉजिक के ऊपर और किसी भी चीज़ की रीज़न के ऊपर, तो फिर वो क्या करता है, यहाँ से उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी जब तक आप एक काम करते रहेंगे, एक काम आप कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, तो इट मीन कि आपका कोई फोकस नहीं है लॉजिक और रीज़न के ऊपर। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि 20 to 30 ईयर्स के दौरान इंसान की लॉजिक डेवलप हो जाती है और वो जो भी काम करता है उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट में वो देखते हैं कि फिलोसफिकल एजुकेशन जो है वो कब हासिल करेगा। वो कहते हैं कि इसकी एज जो है वो 30 to 50 ईयर्स है। इसमें वो क्या क्या चीजें सीखेगा, सबसे पहले वो कहते हैं कि डायरेक्टिकल मेथड। अब ये मैंने कल आपको बताया था कि ये क्योंकि स्टूडेंट जो है वो किसका था, सुकरात का ये स्टूडेंट था। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि क्योंकि उसने डायलेक्टिकल मेथड जो है वो सीखा ही उन्हीं से था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि द स्टडी ऑफ द डायलैक्टिक्स आर एन आर्ट ऑफ द डायलॉग एंड फिलोसफिकल रीजनिंग बिगेन्स अराउंड द एज 30। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो एज है ना डायलॉग्स वाली और फिलोसफिकल रीजनिंग वाली, ये कहाँ से डेवलप होती है, 30 ईयर्स में जाके ये डेवलप होती है। दिस स्टेज इन्वॉल्व रिगोरियस ट्रेनिंग इन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड परसुएट ऑफ द ट्रूथ। तो यहाँ पर इंसान जो है वो क्या करता है, हकाइक को जानने की कोशिश करता है और सच्चाई की तरफ उसका रुझान जो है वो ज्यादा होता है। एक्सपोजर to the forms. Students are encouraged to contemplate the forms, especially in the form of the good, which is the highest and most important form of the knowledge. वो कहते हैं कि इंसान जो है वो क्या करे, अच्छाई को सीखे। ठीक है, और यही क्या है कि नॉलेज की सबसे बेस्ट फॉर्म है। यानी सबसे बेस्ट फॉर्म नॉलेज की जो प्लेटो डिक्लेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि इंसान को अच्छाई के बारे में पता चढ़ जाए, यानी वो अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस करना शुरू कर देता है। और इसकी उसने एज क्या रखी है, उसने एज रखी है 30 to 50 ईयर्स। आगे हम लाइट से डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलोसोफर किंग। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले मतलब जो क्लास जो 18 to 20 ईयर्स वाली एज है, वहाँ से जो लोग गुजरेंगे वो कुछ प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जाके जो होंगे वो मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल करेंगे, वो मिलिट्री के अंदर चले जाएंगे। और जो स्टूडेंट इन तमाम स्टेजेस में से गुजर कर यानी 50 ईयर्स तक एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेगा, वो क्या बन जाएगा, वो फिलोसोफर किंग बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि उस फिलोसोफर किंग के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी। प्लेटोस फिलोसोफर किंग is an ideal ruler characterized by the wisdom, moral virtue and deep understanding of the good। हमने ये देखा था कि नॉलेज की जो सबसे बेहतरीन स्टेज है वो क्या है कि इंसान को अच्छाई के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रूलर होगा उसके अंदर विजडम होगा, उसका मॉरल विर्चू बहुत ज्यादा हाई होगा और उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी गुड की। while the concept has been criticized and authoritarian potential, it continues to offer valuable insight into the importance of the knowledge and virtuous leadership in the political theory। वो कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो अगर 50 साल तक लगातार एजुकेशन हासिल करता रहता है और वो इन तमाम प्रोसेस में से गुजरता रहता है तो वो एक आइडियल इंसान बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट की बात करें हैं, तो इट मीन्स कि जो फिलोसफर किंग प्लेटो ने डिफाइन किया है वो क्या होगा, आइडियल होगा और वो तमाम उसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ एन आइडियल स्टेट। अब इस आइडियल स्टेट को रन करने वाला क्योंकि कौन होगा, फिलोसोफर किंग होगा। और यहाँ पर तीन क्लासेस हैं, एक सोल्जर्स की क्लास है, एक जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स की क्लास है, और इनके ऊपर जो रिजीम है वो किसकी है, फिलोसोफर किंग की है। तो हम ये देखते हैं कि इस आइडियल स्टेट के अंदर फंक्शंस कौन कौन से होंगे। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ द विर्चू, यानी वो क्या करेंगे, विर्चू को प्रमोट करेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू कल्टिवेट विर्चू अमंग इट्स सिटीजंस। द रूलर बीइंग फिलोसोफर किंग्स आर रिस्पांसिबल फॉर instilling wisdom, while the luxuries and the producers are guided to embody courage and temperance respectively। वो कहते हैं कि ये जो फिलोसोफर किंग होगा वो क्या होगा, विजडम को फैलाएगा, जबकि सोल्जर्स और प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे, बॉडी की करेज को और उसकी टेम्परेंस को कंट्रोल करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर एंड हार्मनी। द आइडियल स्टेट मस्ट मेंटेन सोशल हार्मनी बाय इंश्योरिंग ईच क्लास परफॉर्म इट्स रोल्स इफेक्टिवली। यानी यहाँ पर सबसे पहली मेन चीज जो है वो ये देखी जाएगी कि तीनों क्लासेस जो है वो क्या कर रही हैं, अपने रोल को बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रही हैं। यानी जो रोल फिलोसोफर किंग को असाइन हुआ है स्टेट को कंट्रोल करने का, वो उस पर काम कर रहा है।
सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बेहतर तरीके से स्टेट की हिफाजत कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर एक यूनिटी और एक हार्मनी क्रिएट होगी। Provision of education. Plato's ideal state prioritized education as a lifelong process. अब यहाँ पर उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कहते हैं कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं है। ठीक है, यानी तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक पूरी जिंदगी का प्रोसेस है। इसी वजह से वो फिलोसफर किंग की एजुकेशन को जो है वो कहाँ तक लेकर गया है, एज ऑफ 50 तक लेकर गया है। द rigorous and continuous educational system is designed to prepare individuals for their roles within the state, ensuring that most capable and virtuous individuals become ruler. और वो कहते हैं कि इस प्रोसेस को सिर्फ इस वजह से इतना ज्यादा लंबा किया गया है ताकि जो शख्स रूल करेगा सोसाइटी के ऊपर वो क्या हो, बहुत ज्यादा विचुअस हो, और वो इन तमाम, क्योंकि उसने रिगोरियस जो है एजुकेशन सारी की सारी उसने हासिल की होगी, तो वो कैपेबल होगा कि वो सोसाइटी को रूल कर सके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंश्योरिंग जस्टिस। अच्छा, थ्योरी ऑफ जस्टिस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, बस इसका सिंपल मैं आपको जो है वो ये बता रही हूँ कि हर क्लास जो है वो क्या करेगी, अपना फंक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी, और कोई भी शख्स जो है वो क्या होगा, दूसरे के काम में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, और इस तरीके से सिटीजन की वेल बींग्स का ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट आगे जो है वो देखते हैं कि बैलेंस्ड गवर्नेंस क्या चीज है। प्लेटो एडवोकेट्स फॉर अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट where different classes have distinct but contemporary roles. The balance prevents the concentration of the power and ensures that the state functions smoothly and justly. यानी यहाँ पर क्या होगी, पावर गेम नहीं होगी, यानी कोई भी शख्स जो है वो क्या करेगा, दूसरे की पावर को छीनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, सबको पता है अपने काम का। मतलब अगर सोल्जर की एक क्लास है तो प्रोड्यूसर्स जो हम क्या होंगे, सोल्जर्स के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसको वो उसका काम करने देंगे। प्लेटो की थ्योरी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि इसकी मौजूदा सोसाइटी के अंदर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मौजूद है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि इसके ऊपर मेन क्रिटिसिज्म जो है वो क्या किया जाता है। मेन क्रिटिसिज्म जो प्लेटो की थ्योरी के ऊपर है ना, वो उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट के ऊपर है, कि जो बातें प्लेटो करता है ना वो क्या है, इल्यूजन्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि जो उसने कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया, 50 ईयर्स तक एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और किसी स्टेट के अंदर ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है ये क्या है, इल्यूजन के ऊपर बेस करती है। उसके बाद उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की है, वो कहते हैं कि ये उसमें अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो ये कहता है कि पावर पुलिंग नहीं होगी, लोग जो है वो क्या करेंगे, एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास में मूव करने के लिए कोशिश नहीं करेगी। लेकिन देखें कि एक्चुअल में जो है वो क्या है, इंसान जो है उसके अंदर स्ट्रगल करने की सलाहियत मौजूद है। हर इंसान जो है वो क्या चाहता है कि वो अपने से बेहतर तौर पर जाए। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से अभी हमने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, हम कहते हैं एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक हायर क्लास है। तो लोअर क्लास हमेशा जो है वो क्या करती है, मिडिल क्लास की तरफ जाने की कोशिश करती है, मिडिल क्लास जो है वो क्या करती है, हायर क्लास की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो जो बात प्लेटो करता है कि सोसाइटी में अगर जस्टिस होगा तो क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो जो एक पावर की जो रेस है वो खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, यानी मौजूदा दौर में ये मुमकिन नहीं है। While Plato ideal state has been criticized for authoritarian elements such as the rigid class structure and the censorship, it also offers the valuable insights into the importance of the justice, education, and the role of the virtuous leadership. These ideas continue to influence contemporary discussions on the governance and the role of the education in the society and the nature of the justice. ठीक है, यहाँ पर वो ये बात करता है कि जस्टिस जो है वो क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके अलावा एजुकेशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो अदा करती है, और साथ वो ये बात करता है कि ये जो एजुकेशन के ऊपर इसने सेंसरशिप लगा दी है ना, सेंसरशिप से मुराद ये है कि हर क्लास के लिए उसने डिफाइन कर दिया कि फलां क्लास ये एजुकेशन हासिल करेगी, फलां क्लास ये एजुकेशन हासिल करेगी। तो ये इसके ऊपर जो सेंसरशिप है वो ठीक नहीं है। मतलब उसकी कहने का मकसद ये, क्रिटिसिज्म जो करते हैं इसके ऊपर, उनका मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम कैपेबिलिटीज़ को लेकर पैदा हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या हो, जो है वो फिलोसफी के अंदर हो, और फिलोसफी ही वाहिद सब्जेक्ट है जिसको लेकर जो है कोई भी शख्स जो है वो रूलर बन सकता है। In summary, Plato's view of an ideal state revolved around the well-ordered society, while justice is achieved through the harmonious division of the labor and cultivation of the virtue. His emphasis on the philosopher king's specialized role in the structural educational system underscores his belief in the importance of the knowledge, wisdom, and moral integrity in the governance. यहाँ पर जो है वो एक ये बात करते हैं कि इसकी पूरी को पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना आइडियल स्टेट का, वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस करता है, जस्टिस के ऊपर बेस करता है। और साथ ही वो ये भी बात करता है कि इसके ख्याल में जो फिलोसफर किंग है ना, यानी जो शख्स सोसाइटी को रूल करे, उसकी नॉलेज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, उसकी विजडम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और उसकी मॉरल इंटेग्रिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। यानी
इसके कहने का प्लेटो के कहने का मकसद ये है कि रूलर को जो है वो क्या होना चाहिए, हर तरह की जो मतलब जितनी भी दुनिया की खूबियां हैं ना वो सारी की सारी फिलोसफर किंग के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वो उसको ना एक आइडियलिस्टिक जो है वो चेहरे के तौर पर लेता है, और वो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग वही शख्स बनने का हकदार है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम क्वालिटीज मौजूद होंगी। प्लेटो के ऊपर हमारा सिर्फ आगे जो है ना वो हम नेक्स्ट में जाके हमारा एक क्वेश्चन जो है जो रिपीटेड पास्ट पेपर्स में आ रहा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे हमारे नेक्स्ट फिलोसफर जो है वो एरिस्टोटल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हम एरिस्टोटल पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।